आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को प्राचीन भारत की सही जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें केवल विदेशी आक्रांताओं की सूची दी जाती है। द्रविड़ों को मूल निवासी और आर्यों को बाहरी बताना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था, जिसे आज हमारे धर्मनिरपेक्ष और विधर्मी भाई आगे बढ़ाने में लगे हैं। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास को सभी जानते हैं। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ इतनी किताबें रखी गई थी जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। बिहार तो बौद्ध धर्म का गढ़ था। इस गढ़ को ढहाने के लिए एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। नंबर 1, यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के साथ अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष विज्ञान आदि को भी शिक्षा दी जाती थी। नंबर 2, कहाँ है नालंदा? नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 95 किलोमीटर, राजगीर से 12 किलोमीटर, बोध गया से 90 किलोमीटर, गया होकर पावीपुरी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विश्वविद्यालय के खंडहरों को अलेक्जेंडर कनिंघम ने तलाश कर बाहर निकाला था, जिसके जले हुए भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की दास्तां बयां करते हैं। नंबर 3, ह्वेन सांग के लेखों के आधार पर ही इन खंडहरों की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। 7वीं शताब्दी में भारत आए ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल विद्यार्थी रहे, अपितु बाद में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी यहाँ अपनी सेवाएं दी थी। नंबर 4, चीनी यात्री ह्वेन सांग। जब ह्वेन सांग भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र एवं 1,510 अध्यापक थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेन सांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष विद्यार्थी तथा एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नंबर 5, विश्वविद्यालय का स्थापना काल। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 413 से 455 ईसा पूर्व में की। इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग और संरक्षण मिला। ह्वेन सांग के अनुसार 470 ईसा में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालीदित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंचे तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। नंबर 6, संरक्षण। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसके संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखा और बाद में इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा विदेशी शासकों से भी इस विश्वविद्यालय को अनुदान मिलता था। नंबर 7, निःशुल्क पढ़ाई। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क थीं। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दानों से इस विश्वविद्यालय का व्यय चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्राम की आय प्राप्त होती थी। नंबर 8, बौद्ध धर्म के इस शिक्षण संस्थान के प्रमुखता से जुड़े होने के पश्चात भी यहाँ हिंदू तथा जैन मतों से संबंधित अध्ययन कराए जाने के संकेत मिलते हैं। साथ ही वेद विज्ञान, खगोल शास्त्र, सांख्य, वास्तुकला, शिल्प, मूर्ति कला, व्याकरण, दर्शन, शाल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सालय शास्त्र भी पाठ्यक्रम में शामिल थे। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म शासन होने के बावजूद भी बौद्धों ने कभी दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं किया था। नंबर 9,
विश्वविद्यालय का परिचय। अत्यंत सुनियोजित ढंग और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की मठों की कतार थी। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। मठों के सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थी। नंबर 10, केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 कमरे इसमें विख्यात हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। जैन ग्रंथ सूत्र कीर्तांग में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है। नंबर 11, ये 3 प्रमुख पुस्तकालय थे, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। एक पुस्तकालय भवन 9 तल्लों का हुआ करता था। इन पुस्तकालयों में हस्तलिखित हजारों पुस्तकें छपी हुई लाखों किताबें थी। कई दुर्लभ पुस्तकों का भंडार था। नंबर 12, छात्र और शिक्षक। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में हेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रसिद्ध भारत के गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय में एक समय कुलपति रहे थे। नंबर 13, विश्व भर के छात्र पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फारस, तुर्की और ग्रीक से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य ज्ञान का प्रचार करते थे। नंबर 14, सभी विषय पढ़ते थे छात्र। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अर्थवेद तथा सांख्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। युआन च्वांग ने लिखा था कि नालंदा के 1 सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे। 503 विषयों में पारंगत थे और 20-50 विषयों में। केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान की गति थी। नंबर 15, आपको बताते हैं छात्रों का चयन कैसे होता था। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही प्रविष्ट किया जाता था। इसके लिए बाकायदा परीक्षा ली जाती थी। नंबर 16, इस्लाम के नाम पर जला दिया। इस विश्वविद्यालय की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी, लेकिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने 1199 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गईं, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के 3 महीने तक पुस्तकें धूं-धूं करते हुए जलती रहीं। नंबर 17, आश्चर्य की बात यह है कि वह लुटेरा सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 20,000 छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि इस विश्वविद्यालय को भी कभी सुरक्षा की जरूरत होगी। नंबर 18, खिलजी ने बिहार में चुन चुन कर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह है। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। नंबर 19, बख्तियार खिलजी धर्मार्थ और मूर्ख था। उसने ताकत के मत में बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की, किंतु इसके प्रयास में उसकी सेना नष्ट हो गई थी और अधमरी हालत में उसे देवकोट लाया गया था। देवकोट में उसके ही सहायक अली मर्दान ने खिलजी की हत्या कर दी थी। नंबर 20, कहते हैं कि यहाँ आने पर आप चाहे तो केवल 100 रुपयों में सम्राट अशोक के वंशजों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की ईंटें उखाड़कर अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपके पास और अधिक पैसे हो तो
आप खंडहर में इधर उधर बिखरे अन्य अवशेषों जैसे कोई प्रतिमा भी अपने घर तोहफे के रूप में ले जा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें वीडियो बनाने में 2 दिन लगे, लेकिन आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगेगा, तो भूलिएगा मत। धन्यवाद।